ओके मालिक, हेलो हेलो हेलो। थोड़ा आवाज बढ़ाने का ना, आवाज बढ़ाने का देख। हेलो 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 हेलो। ओके मालिक, ओके ओके। बस हेलो हेलो। तोड़ मालिक। मैं से एकदम ऐसा पतला क्यों दिख रहा हूँ जबकि मैं बहुत मोटा हूँ? अच्छा, मैं बहुत पतला दिख रहा हूँ यार इसमें। ऐसा ऐसा कुछ तो चेंज करना चाहिए अपने यार। बहुत पतला दिख रहा हूँ यार, इतना पतला तो मैं जिंदगी में नहीं हूँ। हाँ, जूम किया है पर जूम में मेरे को छोटा ऐसा। हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। नहीं यार, इसको बोलो पहले, स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। कैसा ऐसा बिल्डर विल्डर बनना थोड़ा रहता है जैसा क्लास में। तोड़ मालिक। एस के भाई, वेलकम बैक मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। तो मालिक, ब्रेक के पहले मैंने आपको कुछ डेफिनेशन करा है, एक बार मैं आपको फटाफट रिफ्रेश मार दूं डेफिनेशन को। ओके। और आज मैं एक दो क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे। ओके, दो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे अपन चैप्टर 1 के। और कल फर्स्ट हाफ में ओके कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, सेकंड हाफ से क्वेश्चन चालू करेंगे। इज द पॉइंट क्लियर मालिक? ठीक है मालिक। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट अपन बिफोर गोइंग ऑन दैट, पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट मतलब एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ओके ऑफ अ पर्टिकुलर सॉरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एंटिटी, जिसको प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, जिसका लीगल फॉर्म कुछ भी होने दो, जिसका साइज कुछ भी होने दो, लेकिन हमारा मेन काम होगा उस पर ओपिनियन देना। सेकंड था एचएफआई, यह नया डेफिनेशन आपके लिए है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आपको दो तीन वर्ड के ऊपर एम्फसाइज करना है। ओके, एचएफआई में इंफॉर्मेशन है एक्सप्रेस इन विच टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स। ओके, किसकी? ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी। और हमने वो कहां से डिराइव की है? फ्रॉम एंटिटीज अकाउंटिंग सिस्टम। और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन कौन सी है? पास्ट इकोनॉमिक इवेंट्स, जिसका लॉजिक अपन ने देखा। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट आया पीएफआई। पीएफआई का फुल फॉर्म प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है विच इज बेस्ड ऑन assumptions about the events that may occur and most important है पॉसिबल एक्शंस बाय एंटिटी। कुछ एंटिटी एक्शंस लेगी, वो पॉसिबल एक्शंस के बेसिस पे रहेगा। एग्जांपल मेरे को बताओ, अगर प्रोजेक्टेड फिगर्स बना रहा हूं मैं, प्रोजेक्टेड फिगर्स में मैं अपने मैं ऐसा बता रहा हूं आपको, एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाना। मैं आपको ऐसा बता रहा हूं प्रोजेक्टेड फिगर्स में कि भाई मेरा सेल्स इतना होने वाला है, तो सेल्स होने के लिए परचेज कुछ होने वाला होगा। आज मेरा परचेज एग्जांपल बोल रहा हूं 10,000 यूनिट का है और मेरी मैन्युफैक्चरिंग 10,000 यूनिट की है। ओके, और मेरा प्रोडक्शन साइज ही उतना है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब मैं बोल रहा हूं अगले साल मैं 50,000 करने वाला हूं, इसका मतलब मैं 5 टाइम्स प्रोडक्शन करने वाला हूं, साइज किधर है? तो मैं आपको क्या बताने वाला, मैं कुछ तो बोलूंगा ना उसमें। मैं ये बोल रहा हूं कि प्रोडक्शन साइज बढ़ाने के लिए मैं अपना एक्सपांशन कर रहा हूं। मतलब एक फैक्ट्री है, मैं कितनी फैक्ट्री बना रहा हूं? 5। अब 4 फैक्ट्री जो एडिशनल चाहिए, क्या वो फुकट की आएगी? नहीं, तो पैसे लगेंगे। पैसे कहां पर है? मैंने बताया कि मैं लोन लेने वाला हूं, लोन मिलने वाला है। तो पॉसिबल एक्शन समझ में आ रहा है? मैं जब लोन लूंगा तो ये प्रोजेक्टेड फिगर सही होंगे ना रे। तो प्रोजेक्टेड फिगर्स के लिए तो अजम्पशन एक होता है और एक क्या होता है? पॉसिबल एक्शंस। पॉसिबल एक्शंस मतलब जो मैनेजमेंट एक्शन लेने वाला होगा। अब खाली अगर मैं लोन के ऊपर अभी बताता हूं ना, अब सेफ फाइनल में जाओगे तो ये मालूम पड़ेगा। अपन मैं खाली अगर ये फिगर्स मैं बता रहा हूं कि मैं लोन के ऊपर बना लूंगा, आप इसको एश्योरेंस दोगे भी नहीं, क्योंकि आपको लोन नहीं मिला तो आपकी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आया तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए मेरे बैकअप सोर्सेस होने चाहिए। जब मैं एजम्पशन लेता हूं ना, मैं जब ये बताता हूं पॉसिबल एक्शन ना, मेरे पॉसिबल एक्शन में खाली एक एक्शन नहीं होता है, मेरे 4-5 एक्शन होंगे, 4-5 तरीके होंगे। नहीं भाई ये नहीं कर पाया तो क्या करूंगा, मैं ये नहीं कर पाया तो क्या करूंगा, ये नहीं कर पाया तो क्या करूंगा। जब ये ऐसे मल्टीपल एक्शंस होते हैं तब जाके ये बनता है प्रोजेक्टेड फिगर्स। तो प्रोजेक्टेड फिगर्स की कहानी अपन ने देखी। इसके बाद आया इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का डेफिनेशन तो पंचर था मालिक। इंगेजमेंट का डेफिनेशन क्या था? इट इज एन एग्रीमेंट टू डू, अरेंजमेंट टू डू समथिंग। और इसी को अगर ऑडिट इंगेजमेंट में बोले तो हमने क्या बोला ऑडिट इंगेजमेंट में? ये क्या है? फॉर्मल एग्रीमेंट। फॉर्मल, एक सेकंड ना, फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन हुम ऑडिटर एंड क्लाइंट, अंडर विच ऑडिटर एग्रीज टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विसेज। वैसे रिव्यू का डेफिनेशन नहीं, लेकिन लॉजिक लगा तो रिव्यू इंगेजमेंट क्या होगा? रिव्यू इंगेजमेंट भी कुछ इसी तरह से होगा। ओके, इट इज एन फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर नहीं है, रिव्यूअर एंड क्लाइंट, अंडर विच रिव्यूअर एग्रीज टू प्रोवाइड रिव्यू सर्विसेज। यही पॉइंट है।
एश्योरेंस भी ऐसे ही हो सकता है, लेकिन एश्योरेंस में दिक्कत ये है कि एश्योरेंस में वो पार्टीज के डिस्कशन आए, इसीलिए एश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आपको चेंज हुआ। और एश्योरेंस की डेफिनेशन में क्या क्या आया? इट इज एन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस अ कंक्लूजन। ओके, वो कंक्लूजन देता है क्योंकि ओपिनियन नहीं देता। ओके, ऑडिट और रिव्यू में क्या देता है वो? ओपिनियन। यहां पर क्या देता है? कंक्लूजन। और जिसके ऊपर ये बोलता है, जिसकी वजह से क्या होता है? डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस एनहांस होता है। किसका? इंटेंडेड यूजर्स एंड नॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एंड अबाउट विच सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। तो मेरे को बताओ, सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया याद है क्या? सब्जेक्ट मैटर और सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, और उसके बाद और एक होता है सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। मेनली पॉइंट दो चीजों को कंपेयर करके सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन बनता है। तो ये दो चीजों पे बात करना जरूरी होता है, और दो चीजों पे अपन जो लेते हैं वो एविडेंस लेते हैं। कौन सा एविडेंस लेते हैं? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। अगर ऑडिट रहा तो उसका नाम होगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और अगर ऑडिट नहीं रहा तो अपन बोलेंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? ठीक है, तो यहां तक की कहानी मोटा मोटी मेरे को ये इधर तक पॉइंट जो स्ट्रक्चर वाइज अपना लिखाना था। अब अपन चालू करते हैं अपने सिलेबस को। ओके, चैप्टर 1 का पॉइंट। चैप्टर 1 का मैं चार्ट आपको कल जैसे ही अपन 1:30 बजे के करीब पहुंचेंगे, मतलब 1:15 बजे, तब मैं पूरा एक चार्ट बना दूंगा। एक चार्ट में आपका पूरा चैप्टर खत्म करना है। ओके, ये सेम ऐसे चार्ट आपको हर चैप्टर्स के बनते जाएंगे। ओके, वो अपन एंड में देखेंगे कल के इसमें। अभी के इसमें अपन स्टार्ट करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स। पहला पेज अपने को दिया हुआ है कि भाई यार ऑडिटिंग आया कैसे है। ओके, यानी क्या सर ये ऑडिटिंग पहले भी होता था क्या? ओके, क्या जब बिफोर बीसी वो एक कॉन्टेक्स्ट रहता ना, ओके, वो टाइम पे भी ऑडिटिंग होता था क्या? तो थोड़ी सी ज्ञान छिपा हुआ है, हिस्ट्री कैसी है। उसके बाद अपनी इंस्टीट्यूट आई, पर इंस्टीट्यूट के पहले भी ब्रिटिश एरा में भी ऑडिटिंग होता था। ओके, ये ऑडिटिंग शब्द एक लैटिन वर्ड से आया है। ओके, उसका वो लैटिन वर्ड का मतलब होता है टू हियर। टू हियर, ऑडिटर का मतलब था टू हियर, वो सुनता है सबकी बातें। ओके, तो सुनता है, समझता है, उसके हिसाब से देखता है कि आपने काम बरोबर किया कि नहीं किया। ये तो पहला पेज इसके ऊपर चिंता का, ये पहला पेज है। तो जब अपन रीड मारेंगे वो पहले पेज में से कुछ कीवर्ड हाईलाइट करेंगे, वो भी सरकाई के लिए एमसीक्यू। अगर कुछ एमसीक्यू मालूम है ना, 8 एमसीक्यू आता है। एक बेसिक है भाई, ऑडिट वर्ड, लैटिन वर्ड ऑफ द ऑडिट बताइए, फिर वो एक हाईलाइट करने का भाई, वो याद रखने का। ओके, वो बाकी और उसको थियरी में कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरे पेज से अभी कॉन्सेप्ट चालू कर रहा हूं। मैं दूसरा पेज, तीसरा पेज, ओके, और चौथा पेज, पांचवा पेज, ये अपन डिस्कशन, मतलब 2 क्वेश्चन इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अगर आज टाइम मिला तो मैं टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करूंगा, नहीं मिला तो कल टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करेंगे अपन, पर डिस्कशन पॉइंट चल रहा है। ओके, अब ये जो मैं स्क्रीन पे लिखा रहा हूं, ये लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। जो लिखना रहता है तो मैं बताते जाऊंगा। ओके, अभी जो है लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। मालूम है, रफ वर्क जैसा तुम्हारे इसमें जो उफू आएंगे, ये लिखना ही होगा, मैं आपको बताऊंगा। जब तक नहीं है तब तक आप ईमानदारी से आपके हिसाब से काम करो मालिक। ओके, मेरा पहला पॉइंट, ओके, आप ऑडिटर हो। क्या ऑडिटर को ऑडिट का नॉलेज होना चाहिए? अबे मां कसम, कैसा? ओके सर, क्या मजाक कर रहे हो यार? ऑडिटर को ऑडिट का नॉलेज नहीं रहा तो कैसे ऑडिट करेगा? ठीक है, ओके, आई एग्री 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 सर। सर गलत सवाल था सर, यस सर, लेकिन क्या उसके साथ में और एक सवाल आता है, क्या उसको अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए क्या? पक्का? क्यों? चेक क्या करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने वाला है, तो अनडाउटफुली फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने वाला, तो अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए। अच्छा, क्या उसको लॉ रेगुलेशन का नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं अकाउंट्स का भी नॉलेज चाहिए, लॉ रेगुलेशन का भी नॉलेज चाहिए। ओके, देखो आप इसमें थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखना। एक जगह होगा साउंड नॉलेज, एक जगह होगा गुड नॉलेज। दोनों में डिफरेंस क्या है? वैसे देखा जाए, साउंड नॉलेज बोला मतलब मां कसम इर्द गिर्द भी कुछ भी हुआ तो भी मालूम होना चाहिए। गुड नॉलेज मतलब मालूमात होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से अकाउंट्स का और लॉ का किसका साउंड नॉलेज होना जरूरी है? पक्का? और गुड नॉलेज किसका होना जरूरी है? ओके, लॉ का। रीजन सिंपल है, ओके, आप डिटेल नॉलेज की जरूरत नहीं है जो ऑडिटर को, लेकिन गुड नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एक ओफू मैं बताता रहा हूं, लिखने वाला ओफू नहीं है ये, पर समझने वाला ओफू है। आपको 250 याद है मालिक? 250 याद है क्या? 250 क्या था? 250 ओके, चाइल्ड लेबर वाला कॉन्सेप्ट, लॉज एंड रेगुलेशन। अगर कभी भी याद नहीं आया, वापस नोट्स में देखने का, फटाफट पहला ही पेज आपको लिखाया हुआ मैंने, पर मेरे को 250 मेरे को नंबर से खेलने चाहिए। कल वापस अपन रिवाइज करेंगे स्टार्ट करते वक्त। 250 वाला पॉइंट है लॉज एंड रेगुलेशन। अब मेरा क्वेश्चन है, मैं क्लाइंट के पास आता, नितेश ना, नितेश एक अपना क्लाइंट है। ओके, मैं उसका ऑडिटर हूं। ओके, नितेश की एक फैक्ट्री है। ओके, नितेश की एक फैक्ट्री को कौन से लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे, ओके, ये ऑडिटर खुद पता करेगा या नितेश बताएगा, वही मैं कंसिडर करूंगा। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं?
ओके आप समझना शुरू हो। ओके मैं खुद अपना जजमेंट लगाऊंगा कि इसको ये लॉ एप्लीकेबल होंगे, या नितेश जो बताएगा वही लॉ एंड रेगुलेशंस मेरे को कंसीडर करने चाहिए। मेरा क्वेश्चन लॉजिक मेरे ख्याल से लॉजिक बेटर है क्या मालिक? ओके तो मेरे को बताओ नितेश, एग्जांपल मैं पहले नितेश को पूछा, नितेश आपको कौन से लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल है? नितेश ने बोला कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल है, ग्रेचुटी एप्लीकेबल नहीं है मुझे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल नहीं, बस ये नितेश ने ऐसे बोला। ओके क्या मैंने ऐसे करना चाहिए या मैंने उससे पूछना ही नहीं चाहिए और मैंने सोचना चाहिए नितेश को कौन से एप्लीकेबल है, ग्रेचुटी भी एप्लीकेबल है, बोनस भी एप्लीकेबल है, ऐसे मैंने खुद ने डिसाइड करना चाहिए? क्या लॉजिक करना चाहिए? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, एज ए ऑडिटर आपने खुद ने डिसाइड करना चाहिए लॉ रेगुलेशन कौन सा एप्लीकेबल है, या नितेश से पूछ के करना चाहिए? नितेश से पूछे करना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन, और मैंने खुद ने डिसाइड करना चाहिए सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? पक्का? रीजन सिंपल है, इसीलिए ये लोग बोलते हैं गुड नॉलेज नॉट साउंड नॉलेज। आप अपना जजमेंट नहीं लगाना, याद रखना, ये एकदम क्लियर कट है ऑडिटर का। ऑडिटर नहीं बताएगा तेरे को ये लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल है। ओके अब आप बोलोगे सर ऐसा कॉन्टेक्स्ट आ सकता है ना, ओके नितेश की जो एक्स लिमिटेड है इस फैक्ट्री को एक लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल है। देखो अगर ऑडिटर को समझ में आता है कि उसको कोई एक लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल है, ऑडिटर को समझ में आता है, इसका मतलब जानबूझ के छुपा रहा है। ओके पर ऑडिटर को मालूम, ऑडिटर खुद होके सुओ मोटो मतलब खुद से वो नहीं डिसाइड करेगा कि कौन सा लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल है। अब ऑडिटर नितेश से बात करता है, नितेश बोलता है मेरे को एक दो लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल है, अपन ने वो डिस्कस कर लिया, वो कंसीडर कर लिए। ओके फिर बाद में ऑडिटर एक फैक्ट्री में गया। ओके फैक्ट्री का एक मैनेजर था, ओके मैनेजर चोमू मैनेजर था। वो चोमू मैनेजर से बात करते करते मुझे मालूम पड़ा कि इनको और एक लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल है, और नितेश ने मुझे वो लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं बताया। उसने बताया नहीं, नितेश ने वो लिस्ट में नहीं बताया, जबकि फैक्ट्री मैनेजर क्या बोला था, उनको एप्लीकेबल है। इसका मतलब नितेश ने जानबूझकर छुपाया ना मुझसे। ओके तो अब मेरे को बताओ क्या इसमें मैंने खुद ने कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए? यस मतलब पर मैंने खुद ने सोच के नहीं करना चाहिए कौन से लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल है। ओके यानी एग्जांपल अभी आप बोलोगे नहीं इसको तो और एक लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल है, अगर आपको एविडेंस मिलते हैं जिससे आप बोल रहे हो कि ये लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल है तो आप बताओगे, अदर देन दैट आप अपना दिमाग चलाओगे नहीं। ठीक है ओके मेरा क्वेश्चन है, वापस वो बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। ओके सर ऑडिटिंग का नॉलेज तो चाहिए, उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन आ रहा है क्या अकाउंटिंग का नॉलेज चाहिए? यस ओके दूसरा सिनेरियो, क्या आपको लॉ का नॉलेज चाहिए? यस दोनों नॉलेज चाहिए पक्का? आवाज नहीं आ रही है मेरे को? पक्का? तो दोनों में से कौन सा गुड नॉलेज है, कौन सा साउंड नॉलेज है? पहला वाला साउंड नॉलेज, दूसरा वाला गुड नॉलेज। एमसीक्यू के लिए मैटर कर रहा ना भाई, ये प्रॉब्लम है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है अच्छा मेरे को बताओ, मैं कुछ लिस्ट बता रहा हूं। लिस्ट कौन सी बता रहा हूं मालूम है क्या? ये लिस्ट जो बनाऊंगा आपके स्क्रीन पे, वापस जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक टेक्स्ट बुक पे जाओगे नहीं आप। ओके मैं लिस्ट ऐसी बना रहा हूं जो आपके फाउंडेशन के सिलेबस के पेपर थे वो कल बना रहा हूं, और फिर इंटर के सिलेबस के पेपर की लिस्ट बनाएंगे। तो फाउंडेशन के सिलेबस में क्या क्या था? अकाउंट्स, लॉ, तीसरा मैथ्स, एंड चौथा इको। अब बीसी के मत पंचायती करो मेरे को, वो पंचायती नहीं चाहिए, बस ये चार है। ओके ये चार है। अब नए सिलेबस की बात करेंगे। सर हम जो देखे आए वो गया, तुमने इंग्लिश पढ़ा गया, ओके गया डूब गया, इंग्लिश गया। ओके इंग्लिश के साथ में और एक कौन सा था? बीसीआर ना, बीसीआर था ना? नहीं बीसीके और बीसीआर ऐसा कुछ था ना दो। हाँ बीसी इंग्लिश कौन था? बीसीआर ओके, और बीसीके बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, जो आप एसएम में एक चैप्टर का आपको जिक्र मिल जाएगा बीसीके में। ओके तो अब सवाल ये उठता है मेरा तीसरा पॉइंट, क्या इकोनॉमिक्स काम मैथ्स काम में आता है क्या ऑडिटर को? सालो मारेगा आका के, मैंने बताया मैथ्स काम में आता है क्या? कौन से इसमें? सैंपलिंग, याद आया मैंने कल बताया था, याद आया? सैंपल निकालते हैं और सैंपल वो पॉपुलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मैथ्स काम में आता है। क्या ऑडिटर को मैथ्स का भी नॉलेज चाहिए? यस अगला पॉइंट, क्या उसको इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज चाहिए? क्यों इकोनॉमिक्स का नॉलेज क्यों चाहिए? मैं वापस बोल रहा हूं, मैं सीए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑडिटर की बात कर रहा हूं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑडिटर। बताइए उसको इको का नॉलेज क्यों चाहिए? अपडेट रहने के लिए। उसे क्या अपडेट रह के क्या करेगा? तेरे को ऑडिट में फायदा क्या करेगा इससे? प्रोजेक्शंस, मैथ्स आएगा ना रे, प्रोजेक्शंस नहीं। और इकोनॉमिक्स का नॉलेज से क्या फायदा होगा तेरे को? क्लाइंट का ऑडिट कर रहा है, एक एक्स लिमिटेड का ऑडिट कर रहा है तू, तेरे को इकोनॉमिक्स का क्या फायदा है? अच्छा दो तरह के इकोनॉमिक्स याद है, माइक्रो एंड मैक्रो। कौन सा इकोनॉमिक्स ज्यादा करके काम आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स।
माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा काम कराएगा कैसे? क्वेश्चन वापस वही आता है, इंडिविजुअल पे बेस्ड है। यानी मेरे को बताओ, कोई भी क्लाइंट का जो ऑडिट करने जाओगे, क्या उस क्लाइंट का ऑडिट करने के पहले क्या उस क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करोगे? क्या उस क्लाइंट की इंडस्ट्री के बारे में समझोगे? क्यों समझना चाहिए, मेरा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैंने देखो 4 दिन में अपना बेस रेडी हुआ है, पर मोटा मोटी आपके हिसाब से क्यों समझना चाहिए क्लाइंट की, वो क्लाइंट का माइक्रो एनवायरनमेंट क्यों समझना चाहिए, मैक्रो एनवायरनमेंट क्यों समझना चाहिए, मतलब क्यों चाहिए क्लाइंट का नॉलेज, क्यों चाहिए अपने को, फायदा क्या होगा? यस, आरएमएम रेडी करने के लिए एक पॉइंट है, इसने डायरेक्टली एक आंसर उठाया, अगर आपको याद होगा, ऐसे 315 अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, एक पॉइंट। और कुछ कारण एक आरएमएम को समझेगा मेरे को, जैसे एग्जांपल कैडबरी फैक्ट्री है, इन्वेंट्री स्मॉल का एग्जांपल है, और कुछ कारण। व्हाई यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, व्हाई शुड यू हैव ए नॉलेज ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ एनवायरनमेंट? यस मैडम, प्रोसेस समझने के लिए, प्रोसेस समझने के लिए उससे फायदा क्या होगा आपको? प्रोसेस अगर समझा तो अच्छा, फ्रॉड हो रहा है कि नहीं मेन एरिया में देख सकते हैं, यानी सस्पेक्टेड फ्रॉड जैसा पॉइंट है एक है, ठीक है। प्रोसेस, प्रोसेस समझना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अभी प्रोसेस का हो गया, एक आरएमएम हो गया। अच्छा, मेरे को ये बताओ, क्या इंडस्ट्री के बारे में समझना जरूरी है? इंडस्ट्री और एंटिटी अलग अलग होते हैं। व्हाट इज इंडस्ट्री एंड एंटिटी? विच इज ब्रॉडर? इंडस्ट्री, उसमें मेरी एक एंटिटी है, एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, तो मेरे को बताओ उस इंडस्ट्री के बारे में समझना जरूरी है क्या? क्यों? उस इंडस्ट्री के बारे में समझ के फायदा क्या होगा मुझे? कॉम्पिटिटर्स कौन है, उससे फायदा क्या, मेरे को क्या फायदा? मेरे को बताओ एज ए ऑडिटर को क्या फायदा? मैं ऑडिटर के एंगल से बात कर रहा हूं, आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एज ए ऑडिटर हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने वाले हो, तो क्या फायदा है? करना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, नॉलेज लेना जरूरी है। मेरे को कुछ एग्जांपल बताओ, और आपको पढ़ाया हुआ है उसी में से उठाओ। चाहिए तो पहले पेज को देखो, पहले पेज पे आप स्टिक रहो, ओके, स्टैंडर्ड के पेज पे रहो, मां कसम बोल रहा हूं सब कुछ उसमें ही है। उसमें से क्या लगता है किसमें आपको यह फायदा देगा? हाँ, एफिशिएंटली प्रेजेंट होंगे, तो उसे मतलब क्या प्रेजेंट करेगा तू? मेरा क्वेश्चन है, तू प्रेजेंट क्या करेगा एफिशिएंटली? ऑडिटर की वैल्यू बढ़ा के मतलब मेरे को बताना, तू मेरे को दुनिया का ज्ञान छिपेगा, मेरे को फायदा क्या है? हाँ, लॉ रेगुलेशन। देखो अभी पंटर किरण ने अपने को लॉ रेगुलेशन बताया, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला, लॉ रेगुलेशन अपन को पता करना है या मैनेजमेंट बताएगा? मैनेजमेंट। किरण क्या रे, लॉ रेगुलेशन कौन बताएगा, मैनेजमेंट या मैं खुद पता करूंगा? मैनेजमेंट। पर अंडरस्टैंडिंग से अपने को समझेगा भी लॉ रेगुलेशन क्या है, लेकिन अपन ज्यादा चोमुगिरी नहीं करेंगे लॉ रेगुलेशन में। लॉ रेगुलेशन समझा ना मैंने, ठीक है। और ठीक है, वो तो हो गया, रिस्क क्या है वो तो मालूम पड़ेगा, 315 पढ़ के वो हो गया है। उसके अलावा और क्या दिख रहा है आपको? यस पंटर। गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, एक पॉइंट ले सकते हैं गोइंग कंसर्न को, ठीक है। गोइंग कंसर्न कैन बी कंसिडर एग्जांपल, इंडस्ट्री में वो बिजनेस को बंद कर दिया जाए बाई चांस, या इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट हमारा बेस चल रहा है वो प्रोडक्ट के लिए इंपैक्ट आ सकता है इंडस्ट्री में। मेरे को बताओ, ईएस मैंने थोड़ा ना बंद किया, आईसीआई ने बंद किया। किसने बंद किया? इंडस्ट्री ने बंद किया। क्या इंडस्ट्री समझ जाने के बाद आपको समझेगा हाँ भाई इस बिजनेस का क्या हो सकता है? ठीक है। ऑनलाइन में एक दो आंसर आया है, इंद्रजीत बोलता है स्वॉट एनालिसिस के लिए। मेरे को बताओ, आप ऑडिटर हो या मैनेजमेंट हो? ऑडिटर है, स्वॉट क्यों करोगे आप? आपको स्वॉट करके फायदा क्या है? स्वॉट किसको करना है? मैनेजमेंट को भे, ऑडिटर को स्वॉट करने की जरूरत है रेशियो एनालिसिस करने के लिए। इंद्रजीत बोल रहा है ठीक है, स्वॉट स्वॉट क्यों करेंगे बेटा? इंद्रजीत स्वॉट करके क्या मिलेगा मेरे को? अच्छा, स्वॉट करके तुमको ऑर्गेनाइजेशन का क्या है थोड़ा? यस वंडर। अरे आप छोड़ो, मतलब ये आप जनरलाइज जा रहे हो, जनरलाइज भी है, पर आज मेरे को डे वन पे, मतलब डे वन मतलब चैप्टर 1 डे 1 है अपना, तो मेरे को डे 1 पे मेरे को जनरलाइज नहीं चाहिए। मेरे को एक एटलीस्ट वो आंसर जो लिखा है ना उसमें से ढूंढ के बताओ मेरे को किसमें मदद मिलेगी। आप पूरे स्टैंडर्ड पर हो, किसमें? प्लानिंग में, ठीक है। प्लानिंग में मदद मिल सकती है इंडस्ट्री का पढ़ के। क्या होगा? एविडेंसेस ज्यादा कलेक्ट हो सकते हैं। इंडस्ट्री को समझ के एविडेंसेस ज्यादा कलेक्ट करोगे आप, क्या आरएमएम के बेसिस पे एविडेंसेस ज्यादा होंगे? आरएमएम मैं इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग कैसे फायदा करेगी वो बोल रहा हूं मैं। कंपैरिजन ऑफ एक्सपेंसेस, ओके ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है एक्सपेंसेस का कंपैरिजन हो? एग्जांपल, ओके मेरे को बताओ, सेल्स टू डेटर रेशियो।
ओके अगर मेरा क्लाइंट बोल रहा है सेल्स टू डेटर, नीतीश बोल रहा है सेल्स टू डेटर, ओके नीतीश बोल रहा है, सुनो हाँ एक लॉजिक बैठा हो, नीतीश बोल रहा है 2 करोड़ का सेल्स हुआ है और नीतीश के पास साला 2 करोड़ का सेल्स हुआ है, 1 करोड़ का डेटर है। मैं बोला क्या मजाक कर रहा है, तो 2 करोड़ का सेल्स और 1 करोड़ का डेटर, यानी क्या रेशियो है तेरा? 2:1। मतलब रेशियो बहुत खतरनाक है ये, दिस इज नॉट ए गुड वन फॉर ए बिजनेस। ओके लेकिन आप समझो इसने ऐसा क्यों रखा, मालूम है इसका एक्चुअल सेल्स कितना है नीतीश का? नीतीश का एक्चुअल सेल्स है 1 करोड़ 20 लाख, लेकिन उस साल में ना उसको अभी लोन लेना था तो उसको प्रॉफिट बढ़ाना था। ओके उसने फर्जी डेटर बना दिए, यानी फर्जी सेल्स बुक कर दिया, यानी उसने सेल्स बुक किया अमित तातेड़, ओके 10 लाख का माल बेचा, ओके इसको 10 लाख का माल बेचा, कितने का माल बेच दिया उसने टोटल? 2 करोड़, जबकि एक्चुअल माल कितने का बिका उसका? 1 करोड़ 20 लाख। अब मेरे को बताओ जो एक्स्ट्रा उसने फर्जी बताया वो किस में चले गए? डेटर। अरे उसने डेटर कर दिया ना, क्योंकि कैश तो दिखा ही नहीं सकता था। अभी आप बोलोगे सर अभी ये फर्जी सेल्स दिखा के इसका दिक्कत आएगा कि 2 करोड़ पे टैक्स भरेगा। अरे आज 2 करोड़ पे टैक्स भरेगा, 2 साल के बाद इसी को तो बैड डेट्स करेगा। क्यों बैड डेट्स करेगा इसको? आएगा है ही नहीं। अब मेरे को बता 2 साल के बाद तो टैक्स बेनिफिट मिल ही जाएगा लॉजिकली, तो आज ये टैक्स भरने को रेडी है और लोन मिलेगा ना पर बैंक का। ओके अब मेरे को बताओ, ये मेरे को इसने 2:1 का रेशियो बताया, इसने मेरे को 2:1 का रेशियो बताया, थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाओ रे मालिक, 2:1 का रेशियो बताया, टेक्निकली सोच के बताओ। ओके 2:1 का रेशियो मैंने दिया, अगर इंडस्ट्री का रेशियो भी 2:1 है, क्या चिंता का विषय है क्या मेरे लिए? समझ में कुछ आया? इंडस्ट्री रेशियो एनालिसिस, इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग, ओके इकोनॉमिक इंडस्ट्री इकोनॉमिक फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग। ओके ये आके मेरे को बोलता है भाई मेरे को इतने का लोन मिला है, 5 करोड़ का लोन मिला है। अब ये एक्चुअली ऐसा हो सकता है ये लोन कैसे मिला हो? ओके एक लोन है डायरेक्टली बैंक से लोन मिला, क्या हम बैंक से कंफर्म कर सकते हैं? फोन नहीं करूंगा, कंफर्म याद है ना 505 505 505, मैं 505 बोल रहा हूं, मतलब समझ में आ रहा है ना? तो 505 से करेंगे, लेकिन ये बोल रहा है अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन को कंफर्म करना भी चैलेंजिंग टास्क है। व्हाट इफ अनसिक्योर्ड लोन इसका ही दोस्त निकला? ओके नीतीश का ही दोस्त निकला भाई, वो पीछे बैठा बोलो नीतीश अरे भाई अनसिक्योर्ड लोन, हाँ मैंने दिया हुआ है कंफर्म किया। अरे क्या? ओके अपने को इंडस्ट्री से समझेगा कैसे लोन मिलते हैं क्या, ओके ऐसे रेशियो आते हैं क्या, ये सब रेशियो में मदद करता है। तो इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग की एक अंडरस्टैंडिंग, आरएमएम की अंडरस्टैंडिंग, और कुछ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के बारे में, एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या? नहीं रहेगी। क्या मुझे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? आत्मा क्लियर है करे? अरे हाँ या ना? पक्का क्लियर? ओके अच्छा आपने और एक मेरे को बोला नहीं, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट आंसर। अगर आपको मालूम है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या था मालूम है? ओके कुछ याद आ रहा है मेरे को? 10th में कितना मिला मेरे को बताओ? 10th में जितना मिला, 10th में जितना मिला, क्या मेरे को 8 9 10 7th 8 9 का डेटा चाहिए था ना? वो 7th 8 9 का डेटा मेरे को इंडस्ट्री से तो मिल सकता है, तो क्या एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए काम आएगा कि नहीं आएगा? अरे मेरे को जैकेट लगे थे ना, फोटो निकल रहे यार। अरे नहीं वो ऐसा पहला सेट जैकेट, थोड़ा सा जैकेट वैकेट फोटो क्या फोटो, बाकी इसमें तो असली में दिखूंगा ना मैं, इधर तो मेरे को पतला बना दिया है इसने। हाँ भाई समझ में आ रहा है तुमको? एवरीवन, एवरीवन आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग व्हाई वी रिक्वायर इकोनॉमिक्स? पक्का? ओके तो मालिक, तो मालिक 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 इकोनॉमिक्स का नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए मालिक? ऑनलाइन बटन लोग इधर फोटो सेशन हो रहा था थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा सा तैयार हुआ। तैयार सर क्या शादी है क्या? दूल्हा चढ़ रहा है, दूल्हा तैयार थोड़ा सा ऐसे, अब कोशिश करते हैं क्या, बाकी तो क्या है यार। क्या दूसरे पागल इधर एक में भारी पड़ रहा हूं मेरी जिंदगी। ओके अब मेरा क्वेश्चन है, तो चार चीजों का ऑडिटर के पास, 4 चीजों के जो फाउंडेशन में पढ़े, क्या वो चारों के चारों सब्जेक्ट के नॉलेज रिक्वायर्ड है? यस यानी फाउंडेशन सिलेबस रिलेवेंट था। फाउंडेशन सिलेबस जो आपने पढ़ा वो रिलेवेंट था भाई साहब। बहुत बार ये डिस्कशन आता है रिलेवेंट था या नहीं था? रिलेवेंट था। इंटर के सिलेबस कितने कितने? 6 पेपर, 6 पेपर में नहीं है एक्चुअली, 8 पेपर है ना? 8 है ना? 8 कौन से? पहला पॉइंट कौन सा लोगे?
लॉ लॉ लोगे, अच्छा आप बैच जैसे चालू हुई वैसे ले रहे हो आप, अच्छा अच्छा लॉ लॉ ऑलरेडी कवर हो चुका है अपना, तो वापस रिपीट लिखते नहीं अपन, ठीक है, जो ऑलरेडी सब्जेक्ट कवर हो चुका है कवर है, लॉ डन, ठीक है। दूसरा पेपर टैक्स था, टैक्स इज नथिंग बट लॉ, क्योंकि टैक्स भी तो लॉ ही है ना, टैक्स लॉ, तो अभी टैक्स उधर का डायरेक्ट टैक्स हो या जीएसटी हो, दोनों लॉ है। कौन सा नॉलेज चाहिए? नहीं, लॉ का नॉलेज चाहिए, गुड नॉलेज चाहिए, साउंड नॉलेज की जरूरत नहीं है, यानी बहुत तो एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए पर गुड नॉलेज चाहिए। मैं आपको कारण भी बता रहा हूं, देखो अगर टैक्स में कोई इशू आया, कैन यू यूज द वर्क ऑफ एक्सपर्ट? यस, विच इज नॉट द केस इन टू एरियाज। कौन से दो एरियाज? ऑडिट एंड अकाउंटिंग। अब और वापस मैं बोल रहा हूं, अकाउंटिंग में भी मैंने क्या बोला है, अपने इंडेस, अगर कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो रहा होगा, मेरे को बताओ, फिर मैं क्या करूंगा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, मेरे को तो आता ही नहीं आईएफआरएस, तो मैं क्या करूंगा? ओके, इसके एक्सपर्ट का यूसेज कर सकता हूं मालिक? यस मालिक, तोड़ मालिक, तो भारत माता की जय, झेपा क्या मालिक? एवरीबॉडी, ठीक है, तो लॉ गया, टैक्स गया, तीसरा कॉस्टिंग आया ना, नया सब्जेक्ट। तो अब मेरे को बता, क्या कॉस्टिंग का नॉलेज चाहिए ऑडिटर को? क्यों कॉस्टिंग का नॉलेज क्यों चाहिए? काय के लिए? इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, इन्वेंट्री वैल्यू करने के लिए, ठीक है, एग्री एग्री, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब मेरे को बता, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कॉस्टिंग के हिसाब से करेगा या तू एएफआरएफ के हिसाब से करेगा? आजा, तो एएफआरएफ एएफआरएफ एएफआरएफ, तो कॉस्टिंग का नॉलेज क्यों चाहिए, मेरा क्वेश्चन है। यस, तो कॉस्ट अकाउंटेंट कुछ भी बनावे, अच्छा मेरे को बताओ, कॉस्ट अकाउंटेंट क्या बनाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा या कॉस्ट शीट बनाएगा? तो कॉस्ट शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करके क्या करेंगे अपन? नहीं करेगा क्या उससे? मेरे को बताओ, लेबर चार्जेस है, मेरे को बताओ ये लेबर चार्जेस आप क्या करना चाहते हो? लेबर चार्जेस यानी लेबर चार्जेस बरोबर लगाए कि नहीं लगाए, ये लॉजिक लगा रहे हो आप? मेरे को बताओ, उससे आपका खाली प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे इंपैक्ट हो रहा? अरे दैट इज अ कॉस्ट शीट मैटर ना यार, दैट इज नॉट ए मैटर ऑफ एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर। आई एम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर, जिसके अंदर इन्वेंट्री लिखी होगी, इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली जाएगी। इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन? ओके, मैं कॉस्ट के ऊपर इन्वेंट्री की वैल्यू निकालता नहीं हूं, मैं एक बेस बनाता हूं, इन्वेंट्री इतने में बिकने वाला, वो लॉजिक लगाता हूं मैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज। मैं तो अपने मेथड से करूंगा, ये पर मेथड यूज कर रहा हूं यार। तो मेरा क्वेश्चन है, कॉस्टिंग कैसे काम आता है? आता ही है, जो जो सिलेबस में लिखे हुए सब आ रहे हैं, तो कॉस्टिंग कैसे आता है? कॉस्टिंग का क्या लॉजिक रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर के लिए? बेसिक नॉलेज, पर क्यों चाहिए बेसिक नॉलेज? मेरा क्वेश्चन वापस ये आ रहा है, बेसिक नॉलेज क्यों चाहिए? यार ये चल नहीं रहा है यार, क्या इंटरनेट है यार, बेसिक नॉलेज क्यों चाहिए? मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है नीरज भाई। वापस आप कॉस्टिंग मेरे को बताओ, कॉस्टिंग जो भी रहेगी वो कॉस्टिंग ओवरऑल, देखो आप कॉस्टिंग किसके हिसाब से देखोगे? आप कॉस्ट शीट के हिसाब से देखोगे या एएफआरएफ के हिसाब से देखोगे? तो आप छोड़ क्यों रहे हो एएफआरएफ? आप जो भी आप लेबर वेबर जो बोल रहे थे आप, नहीं लेबर वेबर जो आप बोला, अब लेबर उधर गया तेल लेने, मेरे तो सैलरी जाएगी ना, मेरे पीएनएल बैलेंस शीट में क्या मार्क किया जाएगा? पीएनएल बैलेंस शीट में जो भी आएगा मेरा तो सैलरी है ना, वो कौन सा लेबर चार्ज, कौन से प्रोडक्ट को, ए को कितना दिया, बी को कितना दिया, घंटा, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है मेरे पीएनएल में? मेरे पीएनएल में क्या फर्क पड़ रहा है वो? यस मालिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है, थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया ये अपन को आगे डिस्कशन करना पड़ेगा। और कुछ एक बेसिक्स जिसके लिए अपन को ये काम आ सकता है मालिक, एक आंसर ऑनलाइन आंसर आ रहा है, एक इकोनॉमिकल कॉस्ट, एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस। मेरा क्वेश्चन ये है, आपका कॉस्टिंग से थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एबनॉर्मल लॉस से क्या होएगा? ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा लॉजिक लगा रहे हो, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये काम ही नहीं आएंगे, कुछ जो आपने बोला वो काम ही नहीं आएंगे, लेकिन टेक्निकली देखा जाए डायरेक्टली एलोकेट नहीं हो रहा है। पर एक मेजर रीजन क्या है मालूम है क्या? मेजर रीजन है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अपन एनालिटिकल प्रोसीजर्स का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपने वो है। अब मेरे को बता, ओके आपको मालूम है 6 में कितना मिला, 7 में कितना मिला, 8 में कितना मिला, 9 में कितना मिला, फिर 10 में कितना मिला, कैलकुलेशन हुआ ना? वैसे ही थोड़ा थॉट पे लगाओ, इस साल का प्रोडक्शन यूनिट अगर मेरे को ये एक्स यूनिट बता रहा है, क्या ये एक्स यूनिट एक पैटर्न से बनता होगा? क्या हम वो पैटर्न से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फिगर बरोबर है कि नहीं है? देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। अगर मुझे मालूम पड़ गया एक्स फिगर आपने दी है, क्लाइंट ने, मेरे क्लाइंट ने, नीतीश ने मुझे एक एक्स फिगर दिया है, अगर एक्स फिगर पे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है, तो मेरे को बताओ और ज्यादा एविडेंस लूंगा क्या मैं? नहीं। अगर मेरे को एक्स फिगर पे कॉन्फिडेंस आ गया है, और अगर एक्स फिगर पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मेरे को डाउट आ रहा है, तो मैं एविडेंस और ज्यादा लेने की कोशिश करूंगा। तो मेरा पहला तरीका, एग्जांपल बोल रहा हूं, मुझे मालूम पड़ गया कि प्रोडक्शन यूनिट्स इतने थे,
इस साल भी प्रोडक्शन यूनिट्स इतने बने, यानी एग्जांपल ये बता रहा है 50,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं और मैं पैटर्न से देख रहा हूं तो 50,000 यूनिट बैठ रहे हैं मेरे लॉजिक में, तो मैं उस यूनिट में और छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पैटर्न में नहीं बैठ रहा है, क्या उस यूनिट में छेड़छाड़ करने की जरूरत पड़ेगी मालिक? तब जाके मेरे को किसका नॉलेज काम आएगा? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज यूज्ड इन एनालिटिकल प्रोसीजर। अब जब 520 पढ़ोगे, 520 याद आ रहा है? 520 520 520 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। देखो मैं फटाफट नाम लूंगा ना, तो आपने क्या करने का, अपने बुक में देखने का अगर याद नहीं आ रहा है, और देख के उसको रिकॉल करने का, क्योंकि मेरे को एक सीक्वेंशियली नहीं चाहिए ना। सीक्वेंशियली तो एक 10-15 दिन तक मैं रिपीट करूंगा, बाद में तो मैं अचानक 520 बोलूंगा। मेरे को तो नंबर ऐसे ही चाहिए। अरे 520 का लॉजिक बैठा क्या? आत्मा क्लियर है क्या रे? ठीक है। कॉस्टिंग के बाद सिलेबस कौन सा था? अकाउंट्स। खत्म हो गया। ग्रुप 2 चालू करो। सुबह जीएसटी कवर हो गया। ठीक है। उसके अलावा ऑडिट, बढ़िया। तो ऑडिट तो कसम अपने को करना ही है। उसके बाद एफएम। क्या भाई साहब, एफएम का नॉलेज चाहिए? बिना उसे तो काम ही नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंसेस। ओके, मेरे को बताओ क्या बैलेंस शीट पूरी फाइनेंसेस से भरी होती है? ओके, बैलेंस शीट, पीएनएल और क्या होता है? 5 चीजें होती है। कैश फ्लो। कैश फ्लो इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब अभी आएगा धीरे धीरे सीखने को मिलेगा, लेकिन आपको मालूम पड़ रहा होगा ना, आज 1 रुपया दिया, भविष्य में वो 1 रुपए की वैल्यू कुछ नहीं है। मालूम है ना? कुछ नहीं है मतलब है ही कुछ नहीं है ना, ऐसे ही बोला जा रहा ना। अरे मैं तो यही बोलता हूं प्रशांत सर से बहुत बार। प्रशांत सर मेरे को बोलते रहते, भाई यार ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये, मेरे को कभी कभी समझता ही नहीं है कॉन्सेप्ट क्या है। मैं बोल रहा हूँ, प्रशांत सर बोलते हैं आज तूने अगर 1000 रुपया लिए और वही 1 साल के बाद तू 1000 रुपए लेगा तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। मैं बोला ठीक है, मतलब अगर आज 1000 रुपया लूंगा तो अगले साल जब मैं दूंगा तो 1000 नहीं दूंगा, कुछ तो कम ज्यादा होगा। ओके, और वो बोल रहा है भाई आज अगर तूने 1000 रुपए लिए 1 साल 2 साल 5 साल के बाद उसकी वैल्यू, मैं 5 साल के बाद वापस ही ना करूं तो उसकी वैल्यू का घंटा कुछ होने वाला है? नहीं करूंगा वापस ही। अब मेरे को बता कौन सी वैल्यू, किधर की वैल्यू? ठीक है भाई यार, नहीं अभी क्या मतलब भाई है भाई, वो कोशिश कर रहा था मुझे समझाने की, बट इट्स ओके, इट्स ओके। कभी कभी होता है, फाइनेंस बहुत डिफिकल्ट होता है किसी किसी के लिए, मतलब मेरे लिए। मेरे जो इंटरमीडिएट में मेरी जिसने मारी वो ये सब्जेक्ट था मेरी, हाँ मेरी जिसने लगाई, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक जिसका नाम लिखा नहीं है लेकिन इसमें आ गया था, डायरेक्ट टैक्स। ये 2 सब्जेक्ट थे जिसने मेरे को बहुत लुटाया है, मेरा सालों तक लुटाया है, और सालों को लुटा के बर्बाद किया है। बट नेवरदलेस ओके, ये 6 नाम दिख रहे हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट? एसएम। एसएम को छोड़ दो इधर, एसएम का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तेरे को स्ट्रेटजी मैनेजमेंट कुछ करना नहीं है। ओके, तो सर एक ही सब्जेक्ट है जो बर्बाद है। हाँ भाई ओके, एक सब्जेक्ट है जो डिलीट हो गया। यस, क्या यस काम आता है? यस, बिना उसके काम आएगा ही नहीं, मैंने तेरे को बताया आज। तो इसीलिए और एक नाम याद रख, डेटा प्रोसेसिंग। कौन सा? तो इमेजिन कर जो काम आ रहा है वही उड़ गया डेटा प्रोसेसिंग, लेकिन उड़ा नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके इसमें भी है, आप बहुत खुश मत होना। आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम, कोई टेलीग्राम पे जाओगे, ओके जैसा ईआईएस निकल गया, लाइफ सेट हो गई। मैं आपको बता रहा हूं, अब भी के अभी आज शाम को घर पे जाओ, घर पे जाने के बाद बोर्ड ऑफ स्टडीज का पोर्टल पे जाओ, पोर्टल पे जाने के बाद सीए फाइनल की मॉड्यूल में जाओ, सीए फाइनल का न्यू सिलेबस में जाओ, सीए फाइनल के न्यू सिलेबस में एफआर के पेपर में जाओ। कौन सा पेपर? एफआर मतलब कौन? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंट्स। अकाउंट्स के पेपर में ओके चैप्टर नंबर 16 17 देख लेना, और पुरानी कोई ईआईएस की बुक होगी कंपेयर कर लेना, पूरा सिलेबस आपको उधर मिलेगा। तो अगर किसी के दिमाग में ईआईएस निकल गया है, तुम्हारी लाइफ में ईआईएस है ही नहीं, ऐसे गलतफहमी है, ओके सीए फाइनल मिलेगा। चैप्टर 16 और 17 है, और ऑडिट में एक चैप्टर 11 है। ये 3 चैप्टर मिलके जो इंटर का सिलेबस उड़ा है वो उधर ग्रेजुअली मिला है। उसमें से सिर्फ अगर देखा जाए तो एक चैप्टर उड़ा है कंप्लीटली, कंट्रोल्स का। कंट्रोल्स तुम्हारे इसमें नहीं है, तो लॉजिकली डेटा प्रोसेसिंग का नॉलेज चाहिए भाई। एफआर के पेपर में, एफआर के पेपर में भाई साहब, पहले पेपर में एफआर के पेपर में, तो डेटा प्रोसेसिंग बिना उसके काम ही नहीं कर सकता ऑडिटर। यार मेरे को बता, अकाउंट्स आज के डेट में कौन मैन्युअली बनाता है? मेरे को आप बताओ। आप एक्चुअली मैं बोल रहा हूं, आप देखो कोई शॉप में भी जाओ, ओके कोई भी रहा, आज उसका अकाउंट्स क्या मैन्युअली बनता है? एक राशन वाला होगा, किराना वाला होगा, मतलब वो ऐसे पेपर पे बना के चिट्ठी बना के देता है। आपको क्या लगता है वो अकाउंट्स मैन्युअली बनाता होगा? नहीं, अरे मैन्युअली बनता ही नहीं। अरे मैन्युअली फाइल भी नहीं होता रे किधर, सारा का सारा किस पे बनता है? ऑनलाइन। टैली, टैली इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर। टैली के अलावा बहुत सारे ईआरपी सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह है। डेटा प्रोसेसिंग का नॉलेज होना जरूरी है। एंड और एक लास्ट नॉलेज जो मैंने आपको समझाया था, 8वां नॉलेज, ओके बहुत जरूरी है। और वो नॉलेज बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोगों से मिलने वाले हो, आप उनसे इंक्वायरी करने वाले हो। उनसे इंक्वायरी करते हुए आपको ध्यान रखना होगा, मैंने आपको क्या बताया था, आपकी उम्र से डबल, आपकी उम्र के डबल ट्रिपल लोगों से आप एविडेंस लेने वाले हो यार। अगर आपको उनका बिहेवियर नहीं समझा, ओके आपका पंगा हो जाएगा और शायद क्लाइंट आपका छूट जाएगा।
और एक नॉलेज बहुत जरूरी है, एंड दैट इज कॉल्ड बिहेवियर साइंस। कौन सा साइंस? बिहेवियर साइंस। अब आप बोलोगे सर ये बिहेवियर साइंस किधर है सिलेबस में? फाइनल में जा, तेरे जो सेल्फ पेस मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल मालूम है ना, सेल्फ पेस मॉड्यूल सुना है? फाइनल में जाएगा, फाइनल में तेरे को 6 पेपर लिखने के होंगे जैसे तू इंटर में लिख रहा है, और 4 पेपर घर पे बैठ के देने के हैं, जिसमें से 4 पेपर जो घर पे बैठ के देने के हैं उसके 2 पेपर फिक्स है, एक है लॉ, एक है कॉस्टिंग। ये 2 घर पे बैठ के देने के हैं, और 2 पेपर है जिसमें ऑप्शनल है, जिसमें से एक ऑप्शनल है बिहेवियर साइंस, ह्यूमन बिहेवियर। आपने देखा होगा ना साइकियाट्रिस्ट जो लोग रहते हैं जिसमें ह्यूमन को स्टडी करते हैं, वो एक पेपर है कि ह्यूमन का नेचर कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है, उसका पैटर्न कैसे समझ में आता है। एंड एक्चुअली होता है, आप देखोगे तो बहुत सारे प्रेडिक्शंस आपका डे का प्रेडिक्शन है ना, ओके, ऑटोमेटिकली एक पैटर्न के बाद आपका समझ में आते जाएगा, मेरा प्रेडिक्शन अभी अगला यही करने वाला। और एक्चुअली सॉफ्टवेयर भी तो यही करते हैं। तू एक ट्राई करके देखना, रोज के रोज है ना 8-9 बजे है ना इंस्टाग्राम जाके देखना, रोज 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 हैबिट बना एक, मतलब टाइम पास करने के लिए। पंचायती मत कर, 2-5 सेकंड चालू कर, खत्म कर, ओके, चालू कर, बस 15 से 18 दिन कर। तेरे को मैं बता रहा हूं, तेरा जो फोन होगा उसके बेस पे, डिपेंडेंस पे, तू उसके बाद एक दिन गैप रख, उसके बाद आ जाएगा इट इज अ टाइम टू ओपन इंस्टाग्राम, ये नोटिफिकेशन चालू होगा। बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग, ओके, मेरे को बताओ, ओके, आप सोशल मीडिया पे हो क्या? इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं है, ओके, जो नहीं है तो बहुत अच्छे है, जो है तो आपको मालूम है एक एडवर्टाइज आती है आपको एडवर्टाइज कौन सी आती है? कोई भी आती है या आपके पैटर्न के हिसाब से आती है? पैटर्न। वो पैटर्न इज नथिंग बट बिहेवियर साइंस। आज के डेट में कंप्यूटर एक पैटर्न से दिखता है, कंप्यूटर आपके पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है और उसके हिसाब से ऐड भेजता है। क्या रे रशिया, तेरे को रशिया की ऐड आ रही है? ओके, बट नेवरदलेस पैटर्न का कॉन्सेप्ट समझ में आया, बिहेवियर साइंस, ये पॉइंट का नॉलेज है। तो आपके पास कितने, मेरा क्वेश्चन है, ऑडिटर को कितने डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन मतलब कितने सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन या रिलेशनशिप बनानी पड़ती है, तब जाके वो पूरा ऑडिट कर पाता है? 8 नाम बता, अगर कुछ याद भी नहीं रहा तो भी याद रहेगा। सीए फाउंडेशन का, इंटर का सिलेबस याद रख, इंटर का पुराना सिलेबस याद रख क्योंकि एस भी है, और एक ह्यूमन बिहेवियर याद रख। कौन सा याद रख? ह्यूमन बिहेवियर। कौन से सब्जेक्ट है बता मेरे को? अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ये तो हो गए। फिर लेके आ 2 और, कॉस्टिंग एंड एफएम। इसके बाद और एक लेके आ ईआईएस। ईआईएस नहीं लगेगा तो क्या लिखेगा? डेटा प्रोसेसिंग। एंड लास्ट पॉइंट होगा बिहेवियर साइंस। ये क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओल्ड सिलेबस में एक बार थियोरेटिकल क्वेश्चन आया था, ओके, इसकी थियरी एक 2 लाइन की कॉन्सेप्ट है। न्यू सिलेबस में ना ये थियरी बहुत चेंज की हुई है, बहुत चेंज की है, मतलब ये हेड पॉइंट में दे दिया है और इसकी थियरी एक पैराग्राफ में घुसेड़ दी है पूरी। पर लेकिन अपन वो हाईलाइट करेंगे, कल देखेंगे। तो जिसमें मैंने आपको 2-3 जगह मैंने आपको हाईलाइट रखने बोल दिया कि क्या क्या काम है इनका, क्या क्या लॉजिक है इनका, ये आपको याद रखना जरूरी है। ओके, तो रिलेशनशिप आप ध्यान रखिए, रिलेशनशिप आप ध्यान रखिए। एवरीबॉडी क्लियर विथ रिलेशनशिप मालिक? एवरीबॉडी? तो एक काम करिए, वैसे भी अभी 5-7 मिनट, तो एक काम करिए, बुक में आ जाइए, पेज नंबर 3 पे आ जाइए। पेज नंबर 3, 1 पॉइंट कुछ है ये मेरे ख्याल से, हाँ 1 पॉइंट पे रहेगा ना। ओके, पेज नंबर पहले 1.3 पे आइए, पहले 1.3 टॉप पे आइए। 1.3 टॉप पे आएगा मालिक? तो मेरे को बताओ कौन से रिलेशन दिख रहे हैं? ऑडिट का रिलेशन पहले का किसके साथ? अकाउंट। दूसरा लॉ, इकोनॉमिक्स, बिहेवियर साइंस, मैथ्स एंड स्टैट्स, डेटा प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मतलब कौन? कॉस्टिंग। तो खाली कॉस्टिंग की जगह नाम क्या दिया हुआ है? प्रोडक्शन। एवरीबॉडी क्लियर? अब सुन ले शांति से इसका पूरा मसाला, इसको अलग से मसाला मत रख, इसका पूरा मसाला एक पैराग्राफ में कवर किया जाए, जिसको कवर करना है अपने को एमसीक्यू के एंगल से भी। शांति से ऊपर अब 1.2 पे जाइए, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग, रिलेशनशिप विथ डाइवर्स सब्जेक्ट्स। मिला क्या मालिक? ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कीवर्ड्स को याद रखेंगे मालिक, आराम से। पहला पॉइंट, ओके, ऑडिटिंग इज interdisciplinary in nature, okay, it draw from diverse subject including accountancy, behavior law, behavior science, statistics, blah blah blah, जो ऊपर लिखे हुए थे आगे जो अपन ने पढ़े। ओके, अब मैं मेन हाईलाइटिंग पॉइंट चालू कर रहा हूं। सिंस ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंसर्न विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जेब आ गया मालिक? एमसीक्यू। तो किसका साउंड नॉलेज होना चाहिए? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अगर आप देखोगे, इसको हाईलाइट रखने का आपने, ओके, साउंड नॉलेज इसको हाईलाइट रखने का, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंडक्ट एन ऑडिट एंड एक्सप्रेस एंड ओपिनियन। सिमिलरली अगला शब्द क्या मिल रहा है बेटा? गुड नॉलेज किसका?
बिजनेस लॉ एंड टैक्सेशन लॉस, यानी आपको दूसरा वर्ड याद रखना है, लॉ का या टैक्स का कौन सा नॉलेज होना चाहिए, गुड नॉलेज। ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए काम का आता है। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच यू रिक्वायर ए साउंड नॉलेज, तो चार ऑप्शन दिए जाएंगे अकाउंट्स याद रखने का। एंड आउट ऑफ द फॉलोइंग विच यू रिक्वायर गुड नॉलेज, लॉ एंड टैक्स, ये दो पॉइंट याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, auditor has to interact with lot of persons for seeking information and making inquiry. This can be done only if one has a knowledge of human behavior. मतलब कौन सा knowledge? Behavior science. तो मेरे को बता, behavior science का क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा? आपको कुछ इस तरह से एमसीक्यू में आएगा कि एक ऑडिटर को बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, एक ऑडिटर को बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है लोगों से, इंक्वायरी करनी पड़ती है लोगों से। इसके लिए ऑडिटर को कौन सा नॉलेज का जरूरत है? कौन सा नॉलेज रहेगा? वो आपको चार दिया जाएगा, अकाउंट्स का नॉलेज, लॉ का नॉलेज, टैक्स का जो भी नॉलेज होगा, और एक नाम होगा बिहेवियर साइंस। तो बिहेवियर साइंस का ध्यान रखना होगा। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? अब देखो, इधर मैंने कुछ हाईलाइट करने नहीं बोला, इधर पंचायती हाईलाइट है, इधर हाईलाइट कर रहे हो ना आप लोग, है ना? ओके, तो इधर आपका है इंटरेक्ट लॉट ऑफ पर्सन का ध्यान रख लेना मालिक। उसके बाद है दिस कैन बी, ऑडिटर्स कैन यूज स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू ड्रॉ samples in scientific manner. It is not possible for an auditor to check each and every transaction. So use of statistical method to draw sample for conducting an audit is made. मतलब कौन सा knowledge? Maths, costing नहीं, maths का knowledge, maths and statistics. ठीक है मालिक? Knowledge of subjects like economics help auditor to be familiar with overall economic environment in which specific business is operating. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नॉलेज के लिए इकोनॉमिक्स चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विथ, ओके, क्या क्या? फंड फ्लो, वर्किंग कैपिटल, रेशियो एनालिसिस। एन ऑडिटर इज एक्सपेक्ट टू बी नॉलेजेबल अबाउट दीज फॉर अप्लाइंग द सम ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड कैरी आउट ऑडिट इफेक्टिवली। Besides, knowledge of financial markets comprise is in study of financial management is expected from professional auditor. ठीक है, तो इन्होंने किसके बारे में नहीं बताया? डेटा प्रोसेसिंग एंड कॉस्टिंग, ये दो के बारे में नहीं बताया, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। डेटा प्रोसेसिंग कैसे काम आता है, बिकॉज उसके बिना तो काम ही नहीं होगा, क्योंकि सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? सॉफ्टवेयर। तो क्या ऑडिटर को सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना जरूरी है? यस। अरे इमेजिन करो, तुम क्लाइंट के पास जा रहे हो, क्लाइंट बोल रहा है मेरा ईआरपी सॉफ्टवेयर है, मेरा सारा डेटा इसमें है, और तुम बोल रहे मेरे को नहीं मालूम, तुम मेरे को खाली डेटा निकाल के दे। अब थोड़ा टैक्टफुली सोचो, जो आपको डेटा निकाल के दे रहा है, व्हाट इफ आपको जब दे रहा है वो मॉडिफाई करके दे रहा है और सॉफ्टवेयर में कुछ अलग डेटा रखा होगा? पॉसिबल है? तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस किस पे लो? सॉफ्टवेयर के, सॉफ्टवेयर पे कोई अनऑथराइज कुछ कर नहीं सके। ओके, आप इमेजिन करो, मैंने एक ट्रांजैक्शन किया होगा, ओके, पर्सनल ट्रांजैक्शन, पर्सनल खर्चा डाला होगा मैंने पीएनएल में। जब तू आया ऑडिटर और तूने बोला मेरे को पीएनएल निकाल के दे, और तेरे को सॉफ्टवेयर का घंटा नहीं मालूम, मैंने वो एंट्री डिलीट कर दी और सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट निकाल दी और तेरे को दे दी, तू खुश हो गया। ओके, अब मैंने वापस एंट्री को री इंसर्ट कर दिया। डोंट यू थिंक ये बहुत बड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं? तो पहले सॉफ्टवेयर पे कॉन्फिडेंस लो। सॉफ्टवेयर पे क्या कॉन्फिडेंस लेने का? कि ऐसा कोई डिलीट कर नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ट्रांजैक्शन डिलीट नहीं हो सकता। सर व्हाट इफ गलती हुई तो मेरे को बताओ, 11th में गलती होती थी तो क्या करते थे अकाउंट्स में? रेक्टिफिकेशन। इधर भी रेक्टिफिकेशन ही होना चाहिए, यानी रियल लाइफ में भी जब गलती होती है ना किससे, तो क्या करता है वो? रेक्टिफाई। आत्मा क्लियर? एवरीबॉडी? ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझा, पहला आंसर पक्का क्लियर है मालिक? एवरीबॉडी? ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क रहेगा आपके लिए। ओके सर, वो होमवर्क क्या है? ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ये आगे के पांचवा पॉइंट वाला आप पढ़ के आओगे। ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है, जस्ट आपको एक बार गो थ्रू करना है। इज द पॉइंट क्लियर? मेरे को खाली कलर दिखने चाहिए कल उसमें। ठीक है मालिक? सी यू 11:15 टुमारो शार्प। ऑनलाइन वाले तो मुझे कैसे कलर बताओगे? देखेंगे